आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का जो पार्ट 2 है, हमारी पृथ्वी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। यहाँ क्या बताया गया है, तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। गतिशील ग्रह है, आपने सुना होगा पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है ना। तो गतिशील ग्रह हमेशा गतिवान रहती है, ये कभी स्थिर नहीं रहती है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में तो एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। तो आप देखेंगे कि ये जो परपटी है, तो इसको बोला है इनने कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, और पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसी को ही परपटी कहते हैं। और जो ये परपटी है, ये क्या है? सबसे पतली है, पतली परत होती है। और ये महाद्वीप, अगर महाद्वीप से देखें अपन ने, जैसे जहाँ स्थल मंडल है, तो स्थल मंडल से अगर देखेंगे तो ये 35 किलोमीटर है, ये महाद्वीप हो गया। तो महाद्वीप से इसकी अगर गहराई नापी जाए तो 35 किलोमीटर है। जबकि अगर हम महासागर की सतह से गहराई देखेंगे तो ये कितनी है? ये 5 किलोमीटर है इसकी गहराई। तो ये इसकी मोटाई इतनी है। और महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिज से बनी होती है। और जो ये परपटी होती है, ये सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिज से बनी होती है, इसलिए इसे Cl कहा जाता है। C से सिलिका और L से एल्यूमिना। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशिया की बनी होती है। तो सिलिका से C से सिलिका और तथा मैं से मैग्नीशियम कहा जाता है। परपटी के ठीक नीचे क्या होता है? मेंटल होता है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोट होती है। तो पृथ्वी की जो सबसे बाह्य परत होती है, इसको अपन परपटी बोलते हैं। फिर पृथ्वी के अंदर की परत, इसको बोलेंगे अपन मेंटल, और उसके बाद होता है क्रोट। तो ये जो परपटी है, इन्होंने बोला है सबसे पतली परत होती है। फिर ये मेंटल है, मेंटल को इन्होंने बोला है 2900 किलोमीटर की गहराई तक है, और ये सबसे आंतरिक परत है, इसको क्या बोलते हैं? ये क्रोट होती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अपन देखते हैं जिसकी त्रिज्या, ये क्रोट के बारे में बोल रहे हैं, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। और ये कैसे बनी होती है? तो निकेल एवं लोहे की बनी होती है। नी से होता है निकेल एवं फै से होता है फेरस, इसीलिए इसे नी फे कहा जाता है। और इसी को फेरस को ही अपन लोहा बोलते हैं। तो केंद्रीय क्रोट का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। जो क्रोट है सबसे आंतरिक परत, तो उसका अगर तापमान देखेंगे और दाब देखेंगे तो काफ़ी उच्च होता है। हम एक यहाँ पे ये बॉक्स में दे के रखा है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, और 84% मेंटल और 15% क्रोट है। सोचिए अपन, 1% जो ऊपरी परत है वो केवल 1% है, जबकि 84% क्या है? ये मेंटल है।
तो 84% मेंटल हो गई और 15 यानी 15% क्रूड हो गई। तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ, सबसे ज़्यादा मेंटल का है, फिर क्रूड का है, उसके बाद है पृथ्वी का है, पृथ्वी की परपटी का आयतन। पृथ्वी की यहाँ पर त्रिज्या दे के रखी है यह। अब सेल एवं खनिज क्या होते हैं, तो पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है। जो पृथ्वी की परपटी होती है वो अनेक प्रकार के ये परपटी का निर्माण होता है सेलों से। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले जो खनिज पदार्थ होते हैं, तो खनिज पदार्थ का कोई भी प्राकृतिक पिंड, उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। आपको खनिज और सेल में अंतर पता होना चाहिए। तो खनिज हो जाएगा जैसे आपने लोहा, आयरन, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब सुने होंगे, तो ये खनिज है। और जबकि एक या एक से अधिक खनिज मिलकर ही सेल का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो खनिज के प्राकृतिक पिंड होते हैं उन्हीं को सेल कहते हैं। खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और सेल से ही पृथ्वी का निर्माण होता है, मतलब खनिज से सेल का और सेल से पृथ्वी का। सेल को चट्टान भी कहते हैं, एक बात याद रखना। तो विभिन्न सेल जो होती हैं वो विभिन्न रंग की होती हैं, आकार होती हैं एवं गठन होता है। मुख्य रूप से सेल अगर देखा जाए तो 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय जिसको इग्नियस सेल कहते हैं, अवसादी जिसको सेडिमेंट्री सेल कहते हैं, और कायांतरित जिसको मेटामॉर्फिक सेल कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे इग्नियस क्या है, एक लैटिन शब्द है इग्नियस, जिसका अर्थ क्या होता है, अग्नि। सेडिमेंट्री भी एक लैटिन शब्द है, सेडिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ होता है स्थिर, ठीक है। और मेटामॉर्फिक क्या है, ग्रीक शब्द है मेटामॉर्फोस, जिसका अर्थ क्या होता है, रूप परिवर्तन। मैग्मा, यहाँ देखेंगे तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है तो मैग्मा ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है, और इस प्रकार से बने सेल को क्या कहा जाता है, आग्नेय। और इसी को क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल मतलब मूल सेल, मतलब सबसे पहले इन्हीं सेल का निर्माण होता है। अब आग्नेय सेल भी 2 प्रकार की होती हैं, एक अंतर्वेदी सेल और एक बहिर्वेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? आपने अगर ज्वालामुखी देखा होगा, प्रत्यक्ष रूप से तो किसी ने नहीं देखा होगा, बाकी मोबाइल में अगर आपने ज्वालामुखी देखा होगा तो इसमें लिखा है कि लावा की कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। जो लाल द्रवित मैग्मा होता है वही क्या है, लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। यह द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को ही क्या कहते हैं, बहिर्वेदी आग्नेय सेल। वास्तव में आग की तरह जो लाल द्रवित मैग्मा ही क्या होता है, लावा होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह ठंडा होता है। जो ये बहिर्वेदी आग्नेय सेल है, तो मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करती हूँ। यहाँ देखते हैं तो पृथ्वी की जैसे ये परत है, ये क्या है, परपट्टी है, ये मान लीजिए यहाँ पे मेंटल है। तो मेंटल या फिर क्रोट से जैसे ही लावा निकलता है तो ये मैग्मा के रूप में ठंडा हो जाता है। अगर ये अंदर परत के अंदर ठंडा होता है तो इसको बोलते हैं अंतर्वेदी आग्नेय सेल, और अगर ये मैग्मा यहाँ पर ठंडा होता है तो यहाँ पर बोलेंगे बहिर्वेदी,
मतलब अगर सतह पर ठंडा होता है तो इसको बहिर्वेदी, अगर सतह के अंदर, परपट्टी की सतह के अंदर, ये समझिए परपट्टी है, तो परपट्टी की सतह के अंदर अगर ठंडा होता है तो इसको बोलेंगे अंतर्वेदी। और ये जो बहिर्वेदी आग्नेय शैल होती हैं, ये क्या होती है, इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। ये क्या होते हैं, यहाँ के दाने महीन होते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, बेसाल्ट। जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट शैलों से ही बना है। और जो द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बनी ठोस शैलों को अंतर्वेदी शैल कहते हैं। यहाँ पर जो अपन ने समझा, अंदर ही ठंडा हो जाता है। और यहाँ पर जो शैल बने होते हैं, इसके क्या होते हैं, कण बड़े बड़े होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। यहाँ पे लिखा है कि जो मसाले होते हैं या फिर दाने, तो उसको वो चूर्ण बनाने के लिए हम जिन पत्थरों का उपयोग करते हैं वो ग्रेनाइट के पत्थर होते हैं। अब जो आग्नेय शैल है वो क्या होता है, लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। जैसे चट्टान लीजिए आप, कि चट्टान क्या होती है, जैसे लुढ़की, वो चटक भी जाती है, एक दूसरे टकराती भी, तो क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। और जो ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनको ही क्या, अवसाद कहते हैं। और जो ये छोटे छोटे अवसाद है तो ये हवा में आसानी से उड़ जाएंगे और जल में बह जाएंगे। तो इसमें कहा गया है कि अवसाद हवा एवं जल आदि के द्वारा क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। जैसे अवसाद यहाँ से बह के गए, यहाँ पे जमा हो गए, जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। और उदाहरण के लिए जैसे बलुआ पत्थर हो गया, तो उसमें देखा होगा कि रेत के दानों से बनता है। रेत के दाने यहाँ उड़कर या जल से बहकर आए और एक पत्थर का निर्माण कर लिया, इसको बोलते हैं जैसे बलुआ पत्थर। ये काय का एग्जाम्पल हो गया, अवसादी सेल का। इन सेलों में पौधे एवं जानवरों एवं सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं कि जीवाश्म भी होते हैं। जो अवसादी सेल में, याद रखना, जीवाश्म किस सेल में पाए जाते हैं, तो अवसादी सेल में। जीवाश्म क्या होते हैं, तो सेलों की परितों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष होते हैं। सेल होते हैं, जैसे ये सेल है, तो इनमें जो मृत पौधे या जंतुओं की जो भी अवशेष दबे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म कहते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी से स्लेट एवं चूना पत्थर से संगमरमर में परिवर्तित हो जाती हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल में क्या होता है, जब उच्च ताप, बहुत ही ज़्यादा तापमान और दबाव लगे, तो दबाव के कारण क्या होती हैं, ये जो कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। कौन सी चट्टानें, आग्नेय और अवसादी दोनों ही चट्टानें। आग्नेय और अवसादी में अगर ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे अगर देखें, जो चिकनी मिट्टी होती है वो स्लेट में परिवर्तित होती है और चूना पत्थर संगमरमर में। कैसे, तो ताप एवं दाब के कारण, चूना पत्थर में ताप एवं दाब के कारण क्या होगा, बदलाव होगा और वो एक कायांतरित सेल संगमरमर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। हम सेल हमारे लिए अब कैसे उपयोगी है अपन देखेंगे। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग किस में होता है, तो सड़क बनाने में, घर बनाने में, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों के लिए करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 7 पत्थर पिट्ठू। पिट्ठू तो आप सभी ने खेला होगा, बाकी चिबिड्डी मुझे भी नहीं पता है क्या होता है। और 5 पत्थर गिट्टी, गिट्टी भी शायद खेली होगी, हाथ से खेलते हैं, 5 पत्थर ले लेते हैं फिर खेलते हैं उसको। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों से पूछिए, उनको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। आजकल आप लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग खेल जो है इंडोर खेल खेलते हैं, आउटडोर खेल बहुत कम खेलते हैं। आउटडोर खेल अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ खेलें तो बहुत सारे खेलों की जानकारी मिलती है। अब आओ कुछ करके सीखें। अनेक स्मारकों के चित्र एकत्रित कीजिए तथा पता कीजिए कि वे किन शैलों की बनी है। जैसे यहाँ पर आप लाल किला देख रहे हैं, ये काय का बना है, लाल बलुआ पत्थर।
लाल वालुआ पत्थर पढ़ा है, किसका एग्जाम्पल है? एक अवसादी सेल का। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है, ये किसका उदाहरण है? कायांतरित सेल का। और बहुत सारी जो भी मीनार है, जैसे मध्य प्रदेश में अगर देखें जो खजुराहो है, तो वो पता कीजिए आप किन पत्थरों से बना है, अपने टीचर्स से पूछिए। और भी बहुत सारी इमारतें हैं, आप घूमने गए होंगे मध्य प्रदेश में, तो वो पता कीजिए आप अपने आसपास से कि वो किस सेल से बने हैं, आपको जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल बताए गए होंगे। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। ये बोल रहे हैं कि 3 सेलें अपन ने पढ़ी, आग्नेय, अवसादी और एक पढ़ी अपन ने कायांतरित। तो ये कह रहे हैं आग्नेय से अवसादी बनती है, अवसादी से कायांतरित और आग्नेय से कायांतरित बनती है। उसी प्रकार कायांतरित से फिर आग्नेय बन जाती है। ऐसे मतलब एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से किसमें एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही अपन क्या कहते हैं? सेल चक्र कहते हैं। मतलब एक सेल का किसी दूसरे सेल में, फिर उस सेल का तीसरे सेल में, और एक दूसरे में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? सेल चक्र कहलाता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है आग्नेय का अवसादी में, आग्नेय अवसादी का कायांतरित में, इसको क्या कहते हैं? सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है, पहले पढ़ा है अपन ने। और ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं, ये भी अपन ने पढ़ा है। और ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल बदल जाती है। ये पूरी प्रक्रिया जो अपन ने पढ़ी है वही है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। ये कह रहे हैं कि जैसे पहले क्या हुआ, मैग्मा ठंडा होकर, ये मैग्मा है, ज्वालामुखी से मैग्मा निकला, ठंडा होकर क्या बना? आग्नेय। आग्नेय में टूट फूट हुई तो ये अवसाद बने। अवसाद से क्या बने? अवसादी सेल का निर्माण हुआ। अवसादी सेल में ताप दाब में परिवर्तन हुआ तो कायांतरित सेल बनी, ताप दाब के कारण कायांतरित। अब ये कायांतरित सेल फिर से पृथ्वी के अंदर जाकर क्या हो गई? मैग्मा बन गई। मैग्मा बनने के बाद फिर से आग्नेय सेल बन गई। यहाँ से कह रहे अवसादी सेल डायरेक्ट मैग्मा बन जाती हैं, अगर वो मेंटल में चलेंगी तो मैग्मा बन जाएगी। और फिर ये मतलब एक दूसरे में ये अवसादी सेल अवसाद में टूटकर फिर आग्नेय भी बना लेती हैं। सीधा सीधा इनका कहने का तात्पर्य है मैग्मा से क्या बना? मैग्मा ऊपर आया, ठंडा हुआ, आग्नेय सेल बनी, आग्नेय सेल टूटकर अवसाद बनी, अवसाद से अवसादी सेल, अवसादी सेल आग्नेय सेल में क्या हुआ? ताप एवं दाब में परिवर्तन हुआ तो ये क्या बन जाती है? कायांतरित सेल। कायांतरित सेल फिर से मैग्मा। तो आप ये पूरा चट्टान चक्र समझ सकते हैं। आपको अगर ये डायग्राम आता है चट्टान चक्र क्या होता है, तो आप इनका नाम लिख सकते हैं। जो ये डायग्राम बने हैं, अगर सेल का डायग्राम नहीं बनाते बन रहा है तो इनका नाम लिख सकते हैं केवल। आग्नेय सेल, आग्नेय सेल के बाद अवसाद तलछट, ये मार्क लगाना मत भूलना। ये बताती है कि प्रक्रिया मतलब इसका डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है। ये फिर अवसादी सेल बनेगी, ये दोनों साइड डायरेक्शन होगी। अवसादी से आग्नेय भी बनती है, कायांतरित, और फिर मैग्मा, फिर आग्नेय। इतना डायग्राम बना दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, सेल क्या होती है? तो विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। सेल किससे बनती है? खनिज से। खनिज क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, और जो खनिज होते हैं उनका एक भौतिक गुणधर्म होता है, और जो रासायनिक मिश्रण होते हैं वो भी निश्चित होता है। तो निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है किसका? खनिज का। खनिज से होता है सेल का निर्माण।
खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला देख लीजिए, तो ये क्या है, एक खनिज है। कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सारे खनिज हैं। इनका उपयोग किस उद्योगों में होता है, औषधि में, उर्वरक में। और लोहा ले लीजिए, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सारे क्या होते हैं, खनिज होते हैं। और खनिज याद रखना, कभी भी डेफिनेशन लिखो तो इसका जो ये भौतिक गुणधर्म होते हैं और जो इसमें रासायनिक, तो अनिश्चित नहीं होता है। ये क्या होता है, निश्चित इसके भौतिक गुणधर्म होते हैं, मतलब निश्चित, जो अनिश्चित नहीं होता है। भौतिक गुणधर्म हमेशा यही रहेंगे, कभी भी बदलेंगे नहीं। और रासायनिक गुण मिश्रण, मतलब जिसका जितना प्रोपोर्शन होता है उतना ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो इससे खनिज का निर्माण होता है। लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सारे इनके क्या होते हैं, निश्चित भौतिक गुणधर्म होते हैं और निश्चित रासायनिक मिश्रण होते हैं। तो ये क्या कहलाता है, खनिज। खनिज से ही होता है सेल का निर्माण। आपके राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये बताइए आप। और कुछ नमूने एकत्रित कीजिए। आपने खनिज बहुत सारे सुने होंगे, वैसे एमपी में अगर देखा जाए तो मैग्नीज पाया जाता है बालाघाट में। बालाघाट को मैग्नीज नगरी भी बोला जाता है। कटनी में चूना पत्थर पाया जाता है। पन्ना में हीरा पाया जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है जो खनिज के हैं। और आप ये और भी जानकारी एकत्रित कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। थैंक यू। पढ़िए आप लोग बहुत अच्छे से। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।